नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। 9 दिसंबर को किसानों की सरकार के साथ छठे दौर की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही किसानों का भारत बंद देखने को मिला। इस भारत बंद को 24 विपक्षी दलों का समर्थन था। विपक्षी दलों ने जगह जगह प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उधर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। भारत बंद के दौरान कई जगह दुकानें, बाजार बंद रहे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां बंद का कोई असर नहीं दिखा। हालांकि भारत बंद के बीच खबर निकलकर सामने ये आई है कि गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। ये जानकारी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दी है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाकर मुलाकात की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर मुलाकात का दौरा कब तक चलेगा। आखिर भारत बंद किसके लिए फायदेमंद रहा, इसी मुद्दे पर अपने बड़े पैनल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। यूं तो देश के किसानों ने भारत बंद बुलाया था, लेकिन किसानों के साथ साथ उनसे कहीं ज्यादा तादाद में अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज इसी बड़े पैनल के साथ बहस हम करेंगे। कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत बंद आखिर किसके लिए है फायदेमंद। ये भारत बंद किसका फायदा करेगा, ये बड़ा सवाल था। साथ ही सवाल ये भी, क्या भारत बंद नेताओं का फ्लॉप शो साबित हुआ है। साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि कहीं आंदोलन की आड़ में नेता नगरी क्यों, नेता नगरी तो नहीं चमकाई जा रही है, नेतागिरी तो नहीं चल रही है, यह भी एक अहम सवाल। साथ ही सवाल यह भी है, सियासी फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल क्यों। और सवाल यह भी है, किसानों के हक की लड़ाई का अस्तित्व बचाने की जंग है क्या। ये कई अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। ये कई बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों का आज जो भारत बंद था उसका कई जगह असर देखने को मिला, तो कई जगह बेअसर भी रहा। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आपसे परिचय करा देते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश चंद्र दिवाकर हैं, जो कि औरैया से सदर विधायक भी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनुपमा आचार्य, और समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं, और किसान नेता जो कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं राजपाल शर्मा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले राजपाल शर्मा जी, आप ही का रुख करूंगा। आपने भारत बंद बुलाया, लेकिन कई जगह असर दिखा, लेकिन कई जगह इतना असर नहीं दिखा। क्या वाकई ही किसानों की तादाद कम तो नहीं रह गई? नहीं साहब, किसानों की तादाद तो पूरी थी। जहाँ कहीं जवाब ना रहा। अच्छा, खैर हम तो यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर थे, लेकिन जगह जगह से सूचना जैसे हम पे आ रही है तो सफल रहा है भारत बंद हमारा। और किसानों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किए, दुकानें बंद कराइए, रोड बंद कराइए, और अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छा, सफल भारत रहा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से राजनीति इसमें हुई है, लगता नहीं किसानों को नुकसान हो सकता था राजनीति से? राजनीति वो उनका उद्देश्य था, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि भारतीय किसान लड़ाई अपने बल पर लड़ेगी। वो दूसरी बात है, उसे नहीं हम कह सकते। आप कोई समर्थन दे रहे हैं तो क्या इतना तो हम नहीं अदा नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मंच पर कोई हमारा राजनेता नहीं आवेगा, राजनीति नहीं करने देंगे। ये भारतीय किसान लड़ाई अपने बल पर लड़ेगी, और आर पार की लड़ेगी। राजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, किसानों की लड़ाई थी, समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जहां जहां कार्यकर्ता भरपूर थे वहां असर देखने को मिला, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी नजर आई जहां पर ज्यादा असर नहीं दिखा। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा तहसील नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है। अगर आपके पास समय है तो मैं वीडियो दे दूं। इको हो रहा है जी, बात कहें अपनी आप।
हर जगह इनकी पुलिस, जोगी जी की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को नजरबंद कर रखा था। जहां मौका मिला हम सड़कों पर आए। जहां तक बंद का सवाल है, अगर ये हम भारतीय जनता पार्टी के चाल में नहीं फंसते, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी? खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, उदंड हैं, बदमाश हैं। अगर कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी तो आप लोगों को लगता है कि बंद सफल नहीं हुआ? इतने बढ़िया शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट हुआ। अगर ये गूंगी बहरी सरकार अभी भी नहीं सुन रही है तो उसको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गृह मंत्री ने बुला तो लिया किसानों को बातचीत के लिए, और कैसे सुनाएंगे? गृह मंत्री जी से सदन में जब विपक्ष बोल रहा था तो सुनाई नहीं दिया। जब ये किसान लोग ठंड में वो बैठे हुए थे सड़कों पर, थे रोड शो कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी म्यूजिक सुन रहे थे बनारस में, ये इनकी गंभीरता थी। तो बुला लिया है तो कोई आसान थोड़े किया है, कोई आसान नहीं किया है। इन बेशर्मों को इतना वक्त लग गया सुनने में किसानों का, तो अभी ये कोई आसान नहीं बुला लिया और क्या करेंगे? सुनिए ना, गृह मंत्री को ये मानना पड़ेगा जो गलती हो गई है उनसे। अगर सरकार बात करे किसानों से तब भी आप कहेंगे गलत है भाई, कोई ऐसा नहीं किया, कुछ भी बोल देंगे। और बात ना करें तब भी आप कह देंगे कि ये सुन नहीं रहे हैं, ये सब हो गए हैं। तो कैसे चलेगा? 6 दौर 5 दौर, हम ये करें 5 दौर, अपनी नैरेटिव लगा रहे हैं। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं 5 दौर की बातचीत हो रही है, हो चुकी है किसानों की सरकार के साथ में। तो बातचीत तो चल ही रही थी और वो लगातार जारी है बातचीत। तो राजीव जी, तो बातचीत करें, आप कहना क्या चाहते हैं? बातचीत जारी है, लगातार जारी है, समाधान नहीं निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर आकर कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, किसान ही नहीं है, वो लोग फर्जी किसान है। कोई आगे 2 कदम आगे सरकार बढ़ नहीं रही है। जिन मुद्दों पर टकराव उन मुद्दों पर कोई आश्वासन नहीं दे रही है। तो बातचीत करते रहे, बातचीत का स्वागत है। बातचीत से भाग कौन रहा है? बातचीत करते रहे, समाधान निकलना चाहिए ना। जब बातचीत करना था सदन में तब आपने बात नहीं मानी। जब किसान भाई आ रहे थे दिल्ली में तो आपने उस पर ताकत का प्रयोग किया। जब दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए, चलिए मैं आपको रोकूंगा जरा, कैप्टन अमरचा को आगे बढ़ाता हूं। अनुमा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी कैप्टन साहब भी बोल रहे हैं कि सरकार से बातचीत चल रही है और हल निकल जाना चाहिए, और एक आपका डेलीगेशन कल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाला है। कौन कौन लोग रहेंगे और क्या रणनीति है आगे की आपकी? कि वो तो आपको खुद ही पता है, आपने अभी कहा था कि वो 5 लोगों का डेलीगेशन होगा, उसमें राहुल गांधी होंगे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि काफी समय से जब सरकार आई है तो एक विमर्श वाली चीज जो है वो खत्म हो गई है। लोकतंत्र में एक सबसे अच्छी बात होती है कि पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। तो विमर्श हर तरफ से चला गया है, एक अकड़ और एक हेकड़ी दिखती है। एक हम जैसे अपने घरों में नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ढीठ हो जाए। बच्चा ढीठ होने का मतलब कुछ और होता है और उसके साहसी होने का मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर सरकार ढीठ बन रही है, सरकार मजबूत बिल्कुल नहीं बन रही है। सरकार अपनी बात पे यह है कि नहीं, अब हम इसमें रूल्स में, हम जो कानून पास हो चुका है उसमें हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो किसानों को, कांग्रेस तो जब से ये अध्यादेश, ये जब बिल में परिवर्तित हुआ और ये पास हुआ है राज्यसभा में जब 20 सितंबर को, तब से कांग्रेस इसके ऊपर प्रयास कर रही थी। और तब किसानों ने शायद इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि शायद विपक्ष की आवाज काफी बुलंद हो जाएगी, और लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब किसानों को खुद आना पड़ा है। तो पूरा आपने देखा होगा, अक्टूबर में राहुल गांधी खुद पंजाब और हरियाणा में उन्होंने रैलियां की थी, और तब से लगातार कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है। लेकिन विमर्श की संभावनाएं सरकार नकार देती है। अभी किसानों के साथ भी पहले सेक्रेटरी लेवल पे बात करने की कोशिश की, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। तो इस मुद्दे को जब तक वो सरकार एक केंद्र का मुद्दा नहीं समझेगी, ये समझेगी नहीं कि ये जरूरी है, तब तक जी। रमेश चंद दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी, जिस तरह से हल्ला बोलता किसानों का, पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट था कि सरकार के खिलाफ भारत बंद करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। ये सरकार की कामयाबी है या कुछ और? रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है अखिलेश जी,
दरअसल आज भारत बंद रहा, आप वहाँ मौजूद रहे, आपने भी देखी स्थिति, लेकिन एक साथ अब गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुला ली है किसानों की। ये असल मायने में चल क्या रहा है? देखिए ऐसा है, अभी आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात कही और उन्होंने अपील की, भावुक अपील की कि ठंडक है, किसान मर रहा है, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए, हमारी सरकार पूरी तौर पर उनके साथ है। अमित शाह जी ने भी, देश भर में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उनके पास देश भर से इनपुट्स आए होंगे, तो उनको भी लगा कि अगर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और कल की बैठक पे ही टाला जाता है तो ये माना जाएगा बातचीत, सरकार उतनी संवेदनशील है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने पहले तो वो चाहते थे कि उन्होंने फोन किया किसान नेताओं को कि आप 5 प्रतिनिधि आप आ जाइए और हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। फिर किसान संगठनों ने आपस में बैठक की कि 30 संगठन जो थे पंजाब के, उसमें से 8 लोगों को चुना गया और 5 अलग अलग संगठनों को, कुल 13 लोगों को उनके साथ मीटिंग के लिए भेजा गया है। लेकिन बात यही है कि हल क्या है? राजू राजी कह रहे थे कि आप एक नहीं 6 मीटिंग कर लीजिए, लेकिन क्या किसी निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं? और जब 9 तारीख को वार्ता थी तो सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया कि 8 तारीख की इस बंद को रोका जाए। दरअसल सरकार भी ये देखना चाहती थी कि आंदोलन में कितनी धार है। और राज्यों के मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार को बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे राज्य का किसान सड़कों पे नहीं है, हमारा किसान आंदोलित नहीं है, उसका भी एक लिटमस टेस्ट था। जिस तरह से तमाम मुख्यमंत्री खुल के आज आए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम चैनलों पे जाके बताया, जिस तरह से वकालत किया है, उससे यही लगता है कि किसान को समझाना चाहती है सरकार। अब वो जिस भी तरह से हो, गृह मंत्री ने बुलाया है बैठक, सब स्वागत करते हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा कि हाँ, एक कोई निष्कर्ष हल निकल सकता है, लेकिन देखना यही होगा कि जब मुख्यमंत्री उनके अभी किसी वार्ता के पहले यही कह रहे हैं कि कानून में कोई कमी नहीं है, अच्छा है, किसान को अच्छा लग नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। बीजेपी फिलहाल अपनी ही बात किसानों को समझाना चाहती है और किसान अपनी बात बीजेपी को। तो जब कोई समझने के लिए तैयार हो और कोई समझाने के लिए, तो कोई हल निकल सकता है। लेकिन जब दोनों ही लोग समझा रहे हो तो शायद हल नहीं निकल पाएगा। सत्येंद्र जी। जी ठीक है। राजपाल जी, आपको लगता है कोई हल निकल पाएगा? जैसे अभी राकेश टिकैत गए हैं मुलाकात करने के लिए, आपके अध्यक्ष हैं वो, तो आपकी भी बातचीत उनसे हुई होंगी जब उनको बुलाया होगा, तो किस उद्देश्य के साथ गए हैं वो, किस स्ट्रेटजी के साथ वो गए हैं कि आखिरकार किस नोट पे वो बात करेंगे? उम्मीद लगती है आपको कोई? ना, उम्मीद तो जो लग रही है कि सीढ़ी तो और अब चढ़ गए। पहले गृह मंत्री से, रेल मंत्री से उनसे बात तो होती रहती थी, 2-3 बार हुई। अब गृह मंत्री ने तो बुलाया है, कम से कम एक सीढ़ी तो हम चढ़े हैं, तो उम्मीद बड़ी है। हाँ, अगली सीढ़ी प्रधानमंत्री की होगी। अगली सीढ़ी पर चढ़े हैं तो उम्मीद तो बड़ी है। तो आप लोग करेंगे क्या? अब कल भी बातचीत होनी है, उम्मीद है आप लोग अब चले जाएंगे? अगर प्रधानमंत्री की तरफ से, चूंकि कहा गया होगा, निर्देशित किया गया होगा, जब भी गृह मंत्री भी आपसे मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात होती है, वो आपको आश्वासन देते हैं अगर, तो क्या इस आश्वासन को लेकर आप सभी किसानों के साथ वापस लौट जाएंगे? चूंकि आप महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को लेकर जाने की। ना, ये तो निश्चित है कि आश्वासन पर तो जाना नहीं है, क्योंकि ये पहले से कहते रहे, 50 तरह से आश्वस्त किया गया है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ जुमला कह दिए गए, अरे तो जुमले थे, तो आश्वस्त तो होना ही नहीं है। जितो तीनों अध्यादेश हैं जो वापस नहीं हो जाते, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का ये कानून नहीं बनाया जाता, अनुपस्थित सवाल कि इसका खरीद हो तो जेल जाएगा। तो अनुमान जी, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रविशंकर प्रसाद जी ने, तमाम लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ा आपका कांग्रेस का, और बताया कि जिस बात का आप विरोध कर रहे हैं, इससे कड़े कानून की आप हिमायत करते थे, आपके घोषणा पत्र में है। और राजीव जी, आप भी बता दीजिएगा, वो कह रहे थे कि जिस कानून का आज समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, मुलायम सिंह यादव इसका समर्थन करने के लिए हाउस में खड़े हुए थे। तो क्या बीजेपी अब आप लोगों को फंसाना चाह रही है, लाना चाह रही है कि आप लोग किसी पहले अनुमा आचार्य, पहले आप जवाब, फिर राजीव जी के पास आएंगे। सत्येंद्र जी, जो कांग्रेस का मैनिफेस्ट था उसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को प्रमोट करने की बात थी, जिससे किसानों को इनपुट टेक्नोलॉजी और मार्केट में एक्सेस मिल सके। तो एक तरह से मल्टीपल एक्सेस मार्केट करने की, तैयार करने की एक बात थी। दूसरी चीज, एक चीज देखिए कि इतने सालों से कांग्रेस का, जब यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो इम्प्लीमेंटेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर होता यह है कि बिना डिस्कशन के एक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज की तरह एक नया कानून आता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर किसी से, जो उसके बेनिफिशियरी है उनसे तो डिस्कस होना चाहिए। जबकि इनकी जो सीएससीपी है,
है जो एमएसपी निर्धारित करती है उसमें तक एक किसान प्रतिनिधि नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्ट था उसमें बात थी मल्टीपल एक्सेस के मार्केट तैयार करने की, उन्हें एस्टैब्लिश करने की, जो बड़े शहर और छोटे जो गांवों हैं वहां पर एक इनका एक्सेसिबिलिटी बनाने की, और उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होता। जबकि बीजेपी ने क्या किया, सीधे एक धमाके से ये पास कर दिए क्योंकि संख्या ज्यादा थी, और राज्यसभा में तो वॉइस वोट से, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी, वहां पास किया। और फिर देखिए जो किसानों की जो अभी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाह रही, चर्चा तक नहीं करना चाह रही, और अब फिर अड़ी की बात आ गई, किसान भी कहते हैं कि अब आप इन्हें वापस लीजिए। लेकिन तो मेरा ये रविशंकर कहना है प्रसाद कि जी ने हमारा बताया था, मैनिफेस्ट, दरअसल कानून मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने कहा था कि उन्होंने करीब लाखों किसानों से उनसे बात की थी इस बिल को लाने से पहले, उनसे सुझाव लिए थे, उनसे बातचीत की थी, और उसके बाद इस बिल को आगे बढ़ाया गया था। आप बताइए वहां कहां पर किसी भी, जब ऑर्डिनेंस आया तो वो तो आया कोविड पीरियड में, उस समय किससे डिस्कशन हुआ, वर्चुअल कह कहां रहे हैं कि चर्चा की कोई बात हुई? वर्चुअल उन्होंने कमेंट्स लिए थे, लोगों से सुझाव लिए थे वर्चुअल तरीके से। तो ये तो वही बात हुई कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने तुम पे एतबार किया। ये तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने किसी चीज का प्रमाण भी तो देना चाहिए। सिर्फ उन्होंने एक तरह से बोल दिया, एक जुमले बोल दिए ठीक कि है। हमने चर्चा की, वर्चुअल चर्चा की। ठीक जी। है राजीव राय जी, दरअसल अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि अब आप विरोध कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी उसके समर्थन में थे बिल के में, और वो उस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी थे जिसने समर्थन किया था इसमें, जो बनाया था। अखिलेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनको याद होगा कि 2011 में जब आज के प्रधानमंत्री तब के गुजरात के मुख्यमंत्री जी कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, डिमांड किया था कि मिनिमम एमएसपी जरूरी होना चाहिए किसानों के, उसके लिए 2006 दिसंबर 2012 को अरुण जेटली ने सदन में क्या बोला था, राजनाथ सिंह किसानों की सभा में जाकर क्या बोले थे, सुषमा स्वराज जी क्या बोले थे। ये लोग सेलेक्टिव एजेंसिया में, स्टैंडिंग कमेटी कानून नहीं बनाती है, कानून की धाराएं नहीं बनाती है। स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हुआ, नेताजी के बारे में कितना वहां उसमें रहे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था, मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप नेताजी ने कह दिया तो, या नेताजी एक कमेटी का सदस्य थे तो वो उनकी जरूरी हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे कि 2011 से 2014 तक झूठ बोलते रहे? क्या उनको अरुण जेटली की बातों को याद नहीं है? तो लोकसभा से रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। सुषमा स्वराज जी ने क्या बोला था, और ये राजनाथ सिंह ने पिछले 2012 में जब किसानों का आंदोलन था तो जाकर क्या बोला था। कल मैं देख रहा था आपके कानून मंत्री का, मुझे बड़ा दुख हुआ, सेमलेस अपोजिशन, ये भाषा नहीं होती है कानून मंत्री की। सेमलेस, देश के कानून मंत्री का, रूलिंग पार्टी के लोग हैं सर, देश के कानून मंत्री, बात देश के कानून मंत्री, हमारे कानून मंत्री नहीं, पूरे देश के कानून मंत्री। वही बोला जी, आप बोला देश के कानून जी नहीं, मैंने हमारे कानून मंत्री। जी हाँ, अरे आपके जो आपका देश है वही मेरा भी है। जी जी जी, नुक्ते उसमें कोई फर्क नहीं। हमारे देश के प्रधान, मैं कानून में हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर मैं चाहता हूं तो अखिलेश जी के पास होगा रिकॉर्ड लाइब्रेरी, 2011 के उनके भाषण भेज दीजिए, अरुण जेटली के भेज दीजिए, सुषमा स्वराज के भेज दीजिए, राजनाथ सिंह के भेज दीजिए, और अभी शंकर प्रसाद रमेश चंद्र दिवाकर एक बार हम फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्याज लेकर, सिलेंडर लेकर, चूड़ियां लेकर सड़कों पर बैठ जाते हैं। आज किसानों से प्रॉब्लम है। ठीक है रमेश चंद्र दिवाकर जी, सवाल सीधा यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल आज देखने को मिला है, पूरे देश में किसानों ने भारत बंद बुलाया था, लेकिन उस तरह का असर नहीं हुआ जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। क्या ये सरकार अपने कामयाबी मानती है इसे? बिल्कुल कामयाबी मानती है, क्योंकि किसान, हमारे सम्मानित किसान पूरे देश में रहते हैं, और अगर कोई काला कानून होता तो पूरा देश निकल कर आ जाता। तो ये राजनीतिक एक आंदोलन है, और हम अपने किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दूनी करने के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी दिन रात ये लगे रहते हैं कि हमारे किसानों की आय दुगनी कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, और उनकी हालत जो खस्ता हो गई थी पहले के शासन में कैसे सुदृढ़ हो। मैं आज बीज भी उपलब्ध है, खाद भी उपलब्ध है, बिजली भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये इन पार्टियों के पास कुछ है नहीं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे वो
ममता बनर्जी हो, वहां से पश्चिम बंगाल से चिल्ला रही कि हम भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, तो हम अपने किसान भाइयों से ये निवेदन जरूर करेंगे, आपकी जो उचित मांग है आप एक पटल पर बैठिए, हमारे कानून मंत्री जी भी आपकी बात को सुनेंगे और पार्टी भी आपकी बात को सुनेगी और सही मांगों का आपका निस्तारण होगा। किसी राजनीतिक एजेंडे में न फंसे। जो अभी हमारी एक बहन कांग्रेस की बोल रही थी, मैं ज्यादा इसे नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी दुर्दशा आज है हमारे देश में किसानों की, वो कांग्रेस की ही देन है, जिन्होंने 70 साल तक इस देश में राज किया और गरीबी बनी रही। अब हमारे माननीय मोदी जी ने जो एजेंडा उठाया है और जो देश को उन्होंने दिया है, इनसे इन विरोधी पार्टियों को कुछ पच नहीं रहा है। ये जनता है, ये सब जानती है। अगर हम काम गलत करेंगे तो हम सत्ता से हटा दिए जाएंगे और हम काम सही करेंगे, चाहे ये रात दिन आंदोलन करें, कुछ भी करें, जनता जनार्दन है, उसका सम्मान सभी को करना है। और हमारा जो किसान भाइयों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, अपनी मांगों को उचित पटल पर दिवाकर जी, रखें। आपने कहा कि ये काला कानून नहीं है, कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कानून इतना सही है तो किसान आखिर सड़क तक पहुंचा कैसे और क्यों सड़कों पर बैठा हुआ है? देखिए, ऐसा है, इसमें हम किसानों पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन किसान पूरे देश में है। पंजाब और हरियाणा में किसान नहीं है। कोई भी योजना, कोई भी कानून बनाया जाता है पूरे देश के को ध्यान में रखकर उसके हितों में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे किसान भाइयों के खिलाफ ये कानून है, इसमें टोटल राजनीति है। आप देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पे 10-20 आदमी को लेकर इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता, चंद कार्यकर्ता ट्रेनें रोक रहे हैं, उसमें किसान नहीं है। ये सपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग। कांग्रेस तो यहाँ तक उतर आई है कि पैसे देकर अपराध करा रही है, और इसके एक नहीं कई। रमेश जी, ये ठीक है, वो किसान नहीं है, सब चीज ठीक है जी। आपके नेता गृहमंत्री किससे मुलाकात कर रहे हैं? 6 दौर की 5 दौर की बातचीत होती है पूरे देश के, वो किसान लोग नहीं है, वो किसान के प्रतिनिधि नहीं है। होंगे कोई लोग, राजनीतिक लोगों का समर्थन है, वो भी इतने बड़े इशू के साथ खड़े हैं। और जो बात आज आप कह रहे हैं कि जो सुझाव हमें दे पटल पे, ये अगर कानून लाने के पहले लाए होते तो ये बुरी नौबत ही क्यों आती? कोई भी कानून, मैं आपको बता दूं, कोई भी कानून बनने से पहले आम जनता की राय ली जाती है, और ऐसा नहीं है कि आम जनता की राय ली होगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। किसानों की दोगुनी आय करनी है, दोगुनी आय होगी, और किसानों की कोई समस्या है उनका समाधान भी सरकार करेगी। लेकिन अराजक तत्व जो उसमें घुसे हैं, अगर इस तरीके से उनको हवा देते हैं तो ये इनका आंदोलन। राजपाल शर्मा जी का एक कमेंट लूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। राजपाल जी, आप जो कह रहे हैं, आपने कहा है कि आमदनी दूनी करने का विचार है। आमदनी जब से और अब तक किसान की 1/3 रह गई। जो धान 3032 से बिकता था पीटन, आज वो 14 से 15 से बिक रहा है। जो मक्का 25 से बिकती थी वो 8 से बिक रही है। जो बाजरा 11 से 22 से बिकता था वो 11 से बिक रहा है। अरे वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग उसमें अराजक तत्व घुस गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक जी। खाद के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए। मैं कैसे मान लूं कि दूनी करने जा रहे हैं, आधी और से कम होने जा रही है। आप कह रहे हैं ठीक है राजपाल जी, ठीक। आपने सवाल कम हो गया जी, ठीक है, जो सवाल आपने उठाया उस पर मैं जवाब ले लूंगा इनसे भी। जहां एक तरफ किसानों ने भारत बंद बोला है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजनीतिकरण इसको बता रही है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुमा आचार्य जी, आपके पास सीधा आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। देखिए, ये जब किसानों की आत्महत्याएं 90 के दशक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी थी, तो जब यूपीए सरकार बनी तो उसके बाद स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था। और स्वामीनाथन आयोग में पूरा एक इंक्लूसिव रिपोर्ट थी, जिसमें किसानों के को कर्ज देने से लेकर और उसके कम रेट तक, मतलब उसका जो ब्याज की दर कम हो और उनका इंश्योरेंस हो, जो वेल है वो रिचार्ज हो, ये सारी चीजें उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की गई थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था। कांग्रेस के ऊपर पूरा इसका इल्जाम थोपना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसानों का जो भी कुछ उत्थान शुरू हुआ था वो स्वामीनाथन आयोग के बाद आप देखिए बहुत सारे रिफॉर्म्स शुरू हुए थे, और जो अपने
रास्ते पर थे। तो एक तो रिपोर्ट आई और रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन उसमें थोड़ी देर हुई और उसके बाद जो है एक एक करके, लेकिन उसके बाद भी किसानों की आत्महत्याएं अब 2014 के बाद तो और ज्यादा हुई हैं, क्योंकि 90 से 2004 के बीच में लगभग 1,66,000 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। तो उसके बाद स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस लेकर आई थी, यूपीए की सरकार लेकर आई थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और जो इस वक्त भाजपा कर रही है, इस वक्त जो भाजपा का जो रवैया है, उसमें आप देखिए कि दोगुनी आय की तो बात जुमला साबित हो ही गई, क्योंकि वहां तो कुछ हुआ नहीं है। उसके अलावा अब जो ये जो आया है कानून, इसमें सरकार जो है साम दाम दंड भेद से किसी तरह ये चाह रही है कि ये रूल बना रह जाए, क्योंकि सरकार को चर्चा करनी नहीं है। और जो साम करके देख लिया, सेक्रेटरी लेवल पे बात की, दाम पहले व्यवहार अच्छा किया, कहीं खरीदने की भी कोशिश की होगी, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगी। तो इस तरह से जो आज जो हो रहा है वो कांग्रेस का, अगर वो प्रोग्रेसिवली उसको चलाते, किसको खरीदने की कोशिश की होगी, चीज को प्रोग्रेसिवली चलाते, अनुमा जी माफ कीजिए, बहुत टोक रहा हूं अच्छा। आपको मैं, किसको खरीदने की कोशिश की गई होगी? नहीं, मैंने कहा साम दाम दंड भेद ये भाजपा हमेशा करती है, पहले साम फिर दाम, दंड तो आपने देखा ही, कैनन और वाटर कैनन वगैरह चलाए गए। तो हम ये कह रहे हैं कि सुबह आपका जो और इशारा था वो भेद, किसानों की क्योंकि- तरफ था कि क्या किसानों को खरीदने की कोशिश की होगी भाजपा ने? नहीं, वो एक बाद की बात है। आप पहले 70 साल की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि जो 90 से लेकर 2004 तक 1,66,000 किसानों की जो आत्महत्याएं हुई, उसके बाद स्वामीनाथन आयोग बना, जिसकी बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स थी। मैं उसकी बात कर रही थी और ये भी कह रही थी कि अगर उसे और इम्प्लीमेंटेशन को उसकी निरंतरता बनी होती, तो ये जो स्थिति पिछले 7 सालों में उसको बिल्कुल ब्रेक कर देने की है, उससे वो नहीं आती। और दूसरी चीज, पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उससे हम खाका एक उसका पूरा हम एक स्टैटिस्टिक्स ले लेते थे कि भाई हमने कितना प्रोग्रेस किया, कितना नहीं, उसको भी बंद कर दिया इस सरकार ने। तो मेरा ये कहना है कि 70 साल को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहानी शुरू ही 90 से ज्यादा जाहिर हुई थी, जिसमें 1,66,000 किसानों ने आत्महत्या की थी और कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उसको रेमेडी करने की बहुत अच्छी कोशिश की थी। ठीक है, राजपाल शर्मा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए ज्यादा काम किया, ज्यादा बेहतर हाल रहे किसानों के इस दौरान? वो खैर कांग्रेस से भी हमारा तो संघर्ष रहा, जितना हम करते रहे उतने नहीं कर पाए। या भाजपा लाए, भाजपा ने और उससे भी ज़्यादा बदतर कर दी थी। तो आपको क्या कुछ अंतर नजर आया? पहले खाद बीज क्या आपको समय पर मिलता था जो अब नहीं मिल रहा है, या फिर जो अब मिल रहा है, ऐसा भी कुछ बदलाव आया आपको देखने को मिले? इन्होंने यूरिया जो 50 किलो में था वो 45 किलो में कर दिया, दाम वही रखे, दाम तो वही रखे लगभग समझ, और किसान को बहका दिया कर उतने दामों में, उसकी तोड़ 45 किलो कर दी, 50 की जगह 45। डीएपी के दाम बढ़ा दिए और दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बेहता बढ़ा दिए, ठीक है, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, तो उसमें असर तो पड़ा ही है, लागत तो किसान की बढ़ी है। और जो पैदावार होने के बाद उसका लागत मूल्य भी नहीं किसान को मिल पाया है, तो स्थिति डाउन। ठीक है, रमेश दिवाकर जी, आपने जो आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर, उन्होंने जवाब दे दिया है कि सिर्फ हमारे ऊपर इसका ठीकरा मत फोड़िए साहब, अपनी तरफ भी झांक दीजिए। सम्मानित जो भी हमारे सदस्य हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सत्य बात ये है कि जो कुछ भी आज तक आप ये देख रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार 14 से 19 तक बनी, उसके बाद फिर और बहुमत से आई, हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा इस बात की द्योतक है कि जब भ्रष्टाचार हमारी पार्टी के नेताओं ने नहीं किया, उन पर कोई आरोप नहीं है, तो वो कोई भी बिल बनाने से पहले आम राय लेते हैं और तब ये कहीं कानून बनता है जाके। मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, चैनल पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को गंवाने, अपनी सत्ता को बचाने के लिए कभी सत्ता को बिगाड़ने के लिए कभी ऐसी कोई राजनीति नहीं चलती। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हार गए थे, उन्होंने एक वोट नहीं खरीदा था और अपनी पूरी सत्ता उन्होंने कुर्बान कर दी थी। इसी तरीके से हमारे माननीय कल्याण सिंह जी ने जब मंदिर का वो मस्जिद और मंदिर का मुद्दा था, जी राजीव जाऊंगा आपके पास, ढांचा टूटा, तो उन्होंने अपनी फुल बहुमत की सरकार कुर्बान कर दी। ये कांग्रेस का की बात कर लीजिए, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी भाजपा है, जो आज आंदोलन कर रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है।
किसान की बात आप मान नहीं रहे हैं, आप किसान मानने को तैयार नहीं है। आपके मंत्री, गृह मंत्री को पहली बार ऐसा हुआ कि गृह मंत्री को सीधे किसानों से बातचीत करनी पड़ी हो, अमित शाह को। अगर आपको मामला छोटा लग रहा है, कुछ नहीं है, तो क्या कहना इसके लिए? हमारे चाहे किसान हो चाहे आम नागरिक हो, हमारे पार्टी के जो हमारे लीडरशिप है, हर किसी से बात कर सकते हैं। किसान तो जागरूक है। अगर कोई वैसा कोई आंदोलन छोटा मोटा होगा और नहीं अगर वहां तक पहुंचना होगा तो माननीय गृह मंत्री बात करेंगे। और हमारे यहाँ रमेश जी, 2 महीने से किसान पंजाब में आंदोलित था, 15 दिन से बॉर्डर पे बैठा हुआ है। अभी राजू जी कह रहे थे कि जब किसान आंदोलन कर रहा तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कहीं और थे। चलिए, वो तो ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त है, अगर समाधान निकल जाता है तो ठीक होता है। राजीव जी, आप उंगली उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, मुझे विधायक जी की बातों पर अब क्या हंसी तो नहीं बोल सकता क्योंकि जब किसान के बेटे, किसान के परिवार के लोग पीड़ा में हैं। एक मैं अपना प्रतिरोध दर्ज कराना चाहता हूं अखिलेश जी, आप लोगों की इजाजत से। जो बार बार ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है कि ये राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन में बढ़ाया, राजनीतिकरण हो रहा है, तो क्या अखिलेश जी आप पूरे अनुभव में यह कहना चाहेंगे कि किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता कोई किसान नहीं होता? क्या मैं किसान नहीं हूं? मैं किसान का बेटा नहीं हूं? आज आपके चैनल पर बहस हो रहा है, आज भारत बंद है, कल हमने आंदोलन किया, 1 हफ्ता पहले मैं डीएम से मिलकर और मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर है, मेरा खुद का धान खरीदने वाला कोई नहीं है। 1680 रुपया MSP है, 1000, 1200 में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। और विधायक जी बता रहे थे, विधायक जी, आपको हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बताया नहीं गया। आप बता सकते हैं कि 1 यूनिट पावर कहीं पैदा किया है आपने? 1 यूनिट पावर पैदा किया है? नहीं, 1 यूनिट पावर किसानों के लिए क्या किया है? जाड़े में जाइए, रात भर किसान रखवाली करते हैं, खेतों की रखवाली करते हैं रात भर किसान। आपने खाद कम कर दिया, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए, आपने किसानों को लूट लिया, भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया। 24 घंटे लाइट मिलती है, पहले आपके शासन में, उनके शासन में बत्ती मिलती नहीं थी किसानों को, अब 24 घंटे। आप बता दीजिए उस जगह का नाम बता दीजिए ना जहाँ 1 यूनिट पावर बनाया हो। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, उस जगह का नाम बता दीजिए जहाँ आपने पावर प्लांट बनाया है। फर्जी बहस मत करिए मेरे साथ फर्जी बहस मत करिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करिएगा। वो जगह का नाम बता दीजिए, उस जगह का नाम बता दीजिए, चुनौती दे रहा हूँ, उस जगह का नाम बता दीजिए जहाँ आपने पावर प्लांट फंक्शन किया है। आपको चुनौती मत दीजिए, ये जनता आपको खुद ही बता रही है कि आपने कितना अच्छा काम किया। जनता ने आपको, अरे आप बताइए ना, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। राजपाल शर्मा जी, क्या बिजली पहले की मुकाबले बढ़ी है? पहले बिजली कम आती थी, अब ज्यादा आती है? आप जवाब ठीक है राजीव जी, चूंकि किसान हमारे साथ मौजूद है, आप जो परेशान है, असल में असलियत क्या है उसका पता कर लेते हैं। अभी आप लोगों को पानी लगाने के लिए, खेतों में पानी के लिए आवश्यकता पड़ती है, लाइट के लिए। तो एक बड़ी बात कही है कि पहले बिजली कम आती थी और अब बिजली ज्यादा आती है, लाइट ज्यादा आती है। अब तो क्या कुछ अंतर आया? ना, बिल्कुल अंतर नहीं आया, दाम जरूर बढ़ गए। बिजली पहले कितने घंटे लाइट आती थी? पहले कितने घंटे लाइट आती थी और अब कितने घंटे लाइट आती है? पहले आ जाती 10-12 घंटे, अब 12 घंटे भी नहीं आती, ट्रक मारती रहती है, हालात खराब है। ये तो 18 घंटा दे दे, 24 घंटा ही कहते हैं। 18 घंटा मिल जाए, 12 घंटा मिल जाए, नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। तो गाँव में जाकर देखो क्या हालात है, बिजली के हालात गाँव में क्या है। रेट भी बढ़ा दिए गए, दूने तिगुने रेट कर दिए था बिजली के। बिजली बिल किसान दे नहीं पा रहा है, मुश्किल है, किसान की हालत खराब है। इतनी जीरो हो चुकी है कि पैदा कुछ हुई नहीं, पैदा भी हुई, उसका लागत मूल्य नहीं मिल पाया किसानों को। किसान के कहने से कुछ नहीं होगा, राजनीतिक पार्टियों का कहने से कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन जनता सब जानती है, ऐसा नहीं जनता नहीं जानती है। किराया बढ़ा दिया गया मित्रों। अखिलेश जी, असल में किसान की बात को नकार दिया है विधायक जी ने, कह रहे हैं कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अब समाजवादी पार्टी को ठीक है नकार रहे हैं, हम मान लेते हैं, कांग्रेस को नकार रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन असल मायने में सच्चाई क्या है ग्राउंड की? देखिए, ग्राउंड की सच्चाई वही है कि आधा गिलास भरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायक जी को, वो आधा गिलास भरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आधा गिलास खाली है, जिसको भरने की
का वादा किया गया था वो किसान को खाली दिखाई दे रहा है। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। राजीव राजी ने ठीक कहा कि ठीक है, 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की गई, लेकिन सरकार दावा करती है कि हमने बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उसको सुधारा है। सवाल ये है कि छोड़ दीजिए जिन बातों को लेकर के आज किसान आंदोलित है, ठीक है, वो कहता है कि एक किसान की मांग है, रमेश दिवाकर जी, कि पूरे देश में किसानों को एक रेट पे बिजली मिले। उड़ीसा के, कर्नाटका के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के सब किसानों को एक ही रेट में बिजली मिलनी चाहिए। ये सरकार इस पे क्या कर रही है? आप 24 घंटा दे रहे हैं, 18 घंटा दे रहे हैं, जो भी है, तो तमाम बिजली का भी एक बड़ा मुद्दा है जो बातचीत हो रही है उसमें। तो इसलिए ये मत कहिए कि सारे किसानों की समस्याओं को लेकर के आप बैठे हुए हैं। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, वो उनके लोग इस तरह से उस चीज को बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। और जरूर है कि जो कांग्रेस आज आंदोलित है, वो जो किसान बद से बदतर स्थिति में पहुंचा है, आज अनुमा जी खड़ी हैं, लेकिन क्या इसके लिए वो कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं है? जरूर है, जरूर सवाल उठेगा, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन उन बातों को छोड़ करके उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, उस पर फिंगर आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आज ठंडक में बैठा किसान अगर उसकी समस्या का समाधान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी बात सुननी चाहिए और अब उस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। आंदोलन बहुत लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। ठीक है दिवाकर जी, सीधा सवाल आपसे यही करेंगे कि जिस तरह से किसान सड़कों पर है, आप उसको क्या मानते क्या नहीं मानते वो आपका विषय हो सकता है, लेकिन देश देख रहा है वाकई किसान सड़कों पर तो है। तादाद कितनी है कितनी नहीं है वो एक अलग का विषय है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या चिंताएं हैं उनको लेकर, और क्या इस बिल में कुछ भी बदलाव करने के मूड में सरकार है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि किसान के लिए हमारी पार्टी बिल्कुल संवेदनशील है। उनकी जो जायज मांगे हैं सारी मांगे मानी जाएगी। मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ छोटा सा विधायक हूँ एक जगह का, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि सरकार बिल्कुल न्याय करेगी, इसमें आप दो राहें नहीं है। और मैं अपने किसान भाइयों से जरूर ये कहेंगे कि ये राजनीति जो इसमें अंदर आ रही है उसको बाहर करें, अन्यथा की स्थिति में होगा क्या कि ये आपको भड़का देंगे, दंगा कराएंगे, दंगा फसाद कराएंगे, और ऐसी स्थिति में जो एक काम बन रहा है वो बिगड़ सकता है। आगे ठीक है। यहाँ पर राजपाल जी आपसे भी एक बात ये भी कहनी होगी कि आप जिस तरह से देख रहे हैं, आपने आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल उसमें शामिल हो गए हैं, इससे लगता नहीं कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? उन्होंने समर्थन दिया है, वो दूसरी बात है कैसे रोके, लेकिन हमने अपनी मंच तक नहीं आने दिया। उनसे यही निवेदन किया कि भाई आप ठीक है, आप कर रहे हो, आपकी आस्था है, लेकिन मंच हमारी रहेगी, लड़ाई हम लड़ेंगे, इसे राजनीति नहीं दे देंगे, राजनीति को नहीं जाने देंगे। हम अराजनीतिक हैं, अराजनीतिक करेंगे, अपने बल से लड़ाई लड़िए, अपने बल से लड़ेंगे। तो लड़ाई लड़ेंगे कैसे? अब टिकैत साहब गए बात करने के लिए, आपको उम्मीद है कि आज गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कुछ नतीजे निकल के आएंगे? आस्था तो गृह मंत्री हमारे जब बुलाया तो उम्मीद तो है, लेकिन एक बात जरूर है कि कोई रिजल्ट नहीं निकला तो फिर हम लौट के नहीं जाएंगे, हम आर पार के लिए आए हैं, ये बात जरूर है। ठीक है। उन्होंने अब तक लगाया 2 दिन दिए, 4 दिन दिए, वार्ता तो 1 दिन में हो जाती है, 1 घंटे में हो जाती है, बार बार वार्ता तब ठीक है। हमारी सरकार है, जैसे उसे समझे वो जैसे करे, हम पड़े रहेंगे, भले खुले में रखे, हमें मैदान में रखे, हम तो किसान है भाई, जनता है जी, खुले पड़े रहेंगे, 4-5 मर गए और बढ़ जाएंगे तो सभी ठीक है पड़े लेकर जाएंगे। ठीक है राजीव राय जी, किसानों ने कह दिया आर पार के मूड में है, आप भी कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है। समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी आगे इस आंदोलन के लिए? समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि ये सोचना अलग गलत है, ये पूरा नैरेटिव ही गलत है कि राजनीतिक पार्टी किसानों का पक्षधर नहीं हो सकती। हमारे तो समाजवादी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता किसान है, मैं खुद किसान हूँ, तो ये जो वेदना किसानों की है वो वेदना हमारी भी है। हम आखिरी कदम तक उनका साथ रहेंगे और न्याय का साथ देंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उनकी मंशा नहीं है कि उनके मंच पर कोई आए, कोई बात नहीं, बात मंच की नहीं है, बात मुद्दों की है और मुद्दों के समाधान की है। मुद्दों के समाधान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अनुमा जी, आपकी भी यही स्ट्रेटजी है, कुछ बदलाव होगा? देखिए, कांग्रेस शुरू से ही, जब से ये बिल पास हुआ है तब से ये आवाज उठा रही है, और कांग्रेस लगातार, अक्टूबर का महीना आपने शुरुआत देखी होगी तो आवाज उठाई थी,
आज यहाँ क्या हो रहा है, जब हम तथ्यपरक बातें कर रहे हैं, दूसरी पार्टीज के जो लोग हैं, आपके जो मतलब मिश्रा जी जो हैं, सब लोग एक तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं। वहां जो भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें डिस्कशन किया होगा, चर्चा हुई होगी, हमारे पास नंबर है। ये जो नंबर का दम्भ है ना, ये जनता जो है, ये जनता के कारण आज आपके पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। तो इस तरह से ना सोचें कि ये आपके लिए परमानेंट, आप हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर रख के आप सवारी नहीं कर सकेंगे, आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। और दूसरी चीज, जब कांग्रेस इसका मुद्दा उठा रही थी तब लोगों ने सोचा, जो किसान थे, कंज्यूमर था, उसने सोचा, इस बिल का कंज्यूमर, उसने ये सोचा कि ठीक है ये शायद बिल रिवर्ट हो जाएगा या इसमें कुछ संशोधन हो जाएंगे। जब वो नहीं हुआ तो उसे खुद आना पड़ा और कांग्रेस फिर वहीं पर उन सबका साथ दे रही है। आज विपक्ष अगर नहीं होगा तो आप सोचिए जनता की आवाज कौन उठाएगा, किसानों की वाकई आवाज बड़ा कौन सवाल उठाएगा, यही है अनुमा मजदूरों जी, की आवाज सवाल कौन बड़ा उठाएगा? सबसे यही खड़ा हो गया है कि आखिरकार विपक्ष इतना तो फिर कमजोर विपक्ष की क्यों है, आलोचना मत करिए विपक्ष इतना सत्येंद्र कमजोर जी, क्यों फिर है, विपक्ष इतना विपक्ष की कमजोर क्यों है कि जो आलोचना आप कह रही हैं सरकार सुनिए आपकी ना। नहीं सुन रही है। सुनिए ना सत्येंद्र जी, क्या है कि आजकल एक प्रथा हो गई है, एक फैशन हो गया है बार बार विपक्ष से सवाल पूछने का। ये पूरे मीडिया में, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपने सबको बराबरी के मौके दिए, लेकिन आप देखिए कि जो एक बहुतरफा जो मीडिया है वो सारे सवाल विपक्ष से करता है। ये कब से एक नई परंपरा हो गई, हम खुद विपक्ष को दबाने के चक्कर में हैं। हम दबाएंगे तो हमारी सबकी आवाजें दबेंगी, ये बात समझिए। और कांग्रेस हमेशा एक सशक्त नेशनल विपक्ष के रूप में आगे खड़ी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अनुमा जी जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, अखिलेश जी, अनुमा जी ने कह दिया कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि वाकई विपक्ष से जिस तरह से उम्मीद की जाती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, उनका हल्ला बोल कुछ अलग तरीके से होता था, और विपक्ष चूंकि इन 2 दिनों में अखिलेश यादव नजर आए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, पुलिस ने उनको डिटेन किया, हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आए। उन्होंने अक्टूबर में ट्रैक्टर पर बैठ गए, सवारी कर ली, वहां पर चले गए, लेकिन इन 2 दिनों में नजर नहीं आए वो। नहीं, देखिए वो इसीलिए नजर नहीं आई, जैसे किसान आंदोलन में जो बात है, जो राजनीतिक दल के लोग गए भी थे आंदोलनों में, वो अपने झंडे बैनर के साथ नहीं गए थे। संजय सिंह बैठे थे लखनऊ में, धरने पे बैठे थे किसान नेताओं के साथ, तो झंडा बैनर के साथ नहीं गए थे। किसान ने मना कर दिया है कि आपको अपने झंडे बैनर के साथ आना नहीं है, उन्होंने नैतिक समर्थन दिया है। सवाल इसीलिए है कि जब रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताते हैं कि भाई इस बिल पे वो क्या करने जा रहे हैं, किसान जो मांग रहा है उस पे के समर्थन में है या विरोध में है, वो पुरानी बातें दिखाते हैं कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, तो ये विपक्ष पे जो फिंगर आउट करते हैं, इससे लगता है किसानों को कि भाई ये लड़ाई हमारी और सरकार की है। कहां से आ गए अब शरद पवार, कहां से आ गए मुलायम सिंह यादव, कहां से आ गई कांग्रेस? अरे गई बात, आपने कहा था 5 साल बनाम 60 साल, अब छोड़िए बात, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो बजाय रविशंकर प्रसाद जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को जवाब देने के, इसीलिए किसान बहुत सतर्क है, वो बिल्कुल इस बात को फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि हमारे आंदोलन का राजनीतिकरण न होने पावे, भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति का चश्मा नकाब न चढ़ाने पावे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे तमाम राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि जब किसान उनकी बातों को, भाई उनकी मनचाही मुराद पूरी हो रही है, कांग्रेस के आंदोलन अगर कांग्रेस करती तो शायद इतना सफल ना होता, समाजवादी पार्टी करती तो पूरे देश भर में इतना आंदोलन ना होता। तो विपक्ष को तो मनचाही मुराद कांग्रेस किसान दे रहा है, तो वो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे अगर सरकार नहीं झुकती है तो, और उनकी तो मनचाही मुराद पूरी हो रही है, तो इसलिए किसान के बंधे पे वो भी रखा है। और इसीलिए बार बार बीजेपी सरकार जो है उसको उसका राजनीतिकरण करना चाहती है, जवाब देने के बजाय सवाल विपक्ष पे खड़ा कर रही है। ठीक है, रमेश दिवाकर जी जवाब दे दीजिए, सवाल आपने सुन लिया है, सीधा इशारा आपकी तरफ है। देखिए, अन्नदाताओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, अन्नदाताओं की सभी जायज मांगे मानी जाएगी। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और अच्छा, ये मांगे इनकी जो मांगे हैं दिवाकर जी, वो जायज है कि ना जायज, ये बता दीजिए। चलिए, जायज मांगे मानी जाएंगी, ये जो मांग कर रहे हैं वो जायज है कि ना जायज? ये बैठे किसान नेता, बगल में बैठे किसान नेता, कुछ मांगे नाजायज भी उठ सकती हैं। अच्छा चलिए जायज मांगे कितनी है वो आप बता दीजिए। बचाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एपीएफसी मंडी का हालत वही हो जाएगा जो बीएसएनएल एमटीएनएल का हुआ है। आज एमएसपी मिल नहीं पा रही है, और जब प्राइवेट प्लेयर को खुली छूट दे दी जाएगी भंडारण की तो क्या दशा होगी? तो वो ये जिनकी मांग है वो जायज है कि नाजायज, इतना बता दीजिए। ये देखिए, हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो आपको, और जो वार्ता होने जा रही है
में इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो पटल पर जो हमारे सभी सम्मानित किसान नेता बैठेंगे तो इसकी भी चर्चा वहाँ हो जाएगी और जो सही बात होगी वो सामने निकल कर आएगी। नहीं, दरअसल सिर्फ बात इतनी छोटी सी है कि जो एमएसपी का मांग कर रहे हैं किसान, इनकी ये मांग आपकी नजर में जायज है या नाजायज है? क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपकी विधानसभा में भी, भले ही सदर विधानसभा है आपकी, लेकिन कुछ तो किसान होंगे वहाँ भी। किसान कुछ नहीं, बहुत किसान है, थोड़े किसान थोड़े ही। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती तो यहाँ भी बंद होता, यहाँ तो कहीं बंद हुआ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश कहीं बंद नहीं हुआ। तो नहीं, आपकी नजर में कोई समस्या नहीं है इस बिल में? ये जो किसान सड़कों पर बैठे हैं ये फिजूल में बैठे हैं? सम्मानित किसान है, मैं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन इसमें राजनीति है। मैं इस बात को खुले मन से, खुले दिमाग से कह सकता हूँ कि इनके पास कोई काम नहीं, इस समय इनको कोई मुद्दा नहीं है। इनको एक मुद्दा किसानों को आगे करके इन्होंने ये मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी इनका विफल हो जाए। ठीक है राजपाल जी, लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूँ मैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वही तो बात है, ये विधायक जी है और आप कैसी बात कर रहे हैं? हम बेवकूफ़ किसान हैं जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, पशुओं को छोड़कर यहाँ बैठे हैं सड़क पर। हमें रखने के एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है, 2.5 महीने में रख गया, एमएसपी के आधे दामों पर खरीदा जा रहा है। हम कह रहे हैं एमएसपी पर खरीद कर लो। हम वैसे या तो वो कह रहे गाड़ी दरों रह गई, या बात हो पाई, कोई बात तो है भाई, बात तो है, कोई ना कोई बात है। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चूंकि राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी मुलाकात नहीं हो पाई है और किसान रड़ गए हैं, मतलब कहीं गायब हो गए हैं। कहा दिल्ली बहुत बढ़िया साहब, और दिल्ली में गांव का आदमी खो जाता है, मतलब ये है। लेकिन देखना यह है कि कहीं वो बातों में खो गए हैं किसान या दिल्ली में खो गए हैं। इंतजार करना होगा कल का, क्योंकि कल भी मीटिंग होनी है और उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।